हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स। और जो मेरा आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक के रिलेटेड आपसे एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं पेपर में, न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी ये पेपर में आ जाता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक आपको समझना बहुत ही जरूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देता हूं ताकि ये टॉपिक समझने में आपको आसानी हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको सबसे पहले एक एग्जांपल देता हूं। सपोज हमारे पास एक बॉल है और वो इस पोजीशन पर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये बॉल है इस पोजीशन पर ऊपर। अब इसको स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, इसको किक लगाते हैं, तो ये बॉल मूव करता हुआ यहां पर आएगा। फिर इसके बाद ये बॉल यहां पर आ जाएगा, फिर इसके बाद ये बॉल यहां पर आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो बॉल है आप देखिए कैसे मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है। ठीक है, ये बॉल कैसे मूव कर रहा है स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, एक लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, तो हम इसको हॉरिजॉन्टल मोशन कहते हैं। स्ट्रेट लाइन के अलोंग है तो हम इसको रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब एक एक्सिस के अलोंग बॉडी मूव कर रहा हो तो इसको हम क्या कहते हैं, वन डायमेंशन मोशन कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो बॉल की मोशन है वन डायमेंशन है, एक एक्सिस के अलोंग बॉल मूव कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, इसको वन डायमेंशन मोशन कहेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं कहता हूं सपोज ये बॉल इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अब यहां पर मैं लिखता हूं वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। ठीक है, जब वेलोसिटी में चेंज होती है तब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। यहां पर तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि मैंने ये कहा है कि इफ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, कांस्टेंट वेलोसिटी हो, तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर मैं ये करता हूं, इसी बॉल को मैं क्या करता हूं, वर्टिकल थ्रो करता हूं, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये वर्टिकल यूं जा रहा है, यहां पर पहुंचेगा, फिर इस पोजीशन पे पहुंचेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये वाई एक्सिस के अलोंग बॉडी मूव कर रहा है। स्टूडेंट्स देखें, जब बॉडी हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है ये भी इसकी वन डायमेंशनल मोशन है। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर बॉडी हॉरिजॉन्टल नहीं जा रहा, हमने इस बॉल को अपवर्ड थ्रो किया है, तो तब भी वन डायमेंशनल मोशन है। ये भी वन डायमेंशनल मोशन है, ये भी वन डायमेंशनल मोशन है। यहां पर वन डायमेंशन अलोंग एक्स एक्सिस है, यहां पर वन डायमेंशनल मोशन अलोंग वाई एक्सिस है। अब देखें, मोशन क्या है, वन एक्सिस के अलोंग है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसको वन डायमेंशन मोशन कहेंगे, या वन डायमेंशनल मोशन कहेंगे इसको। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स, अगर ऐसा हो कि अगर आपके पास बॉडी यहां से मूव करे, हम इसको ऐसे किक करते हैं कि 45 के एंगल पर चली जाए, जैसे कि हम फुटबॉल को किक लगाते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, फुटबॉल गेम में जब प्लेयर फुटबॉल को किक लगाता है तो बॉल सपोज 45 के एंगल पर चली जाए यूं। अब देखिए, इस तरह की मोशन हो तो इस केस में आप देखें स्टूडेंट्स, बॉडी किसके अलोंग मूव कर रहा है, ना एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, ना वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, यहां पर सेंटर में जा रहा है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो बॉल है इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर किया है, क्योंकि इसकी पोजीशन ये थी। अब देखें, यहां पर पहुंच गया तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर लिया इसने, और यहां पर देखें इसने वर्टिकल भी डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो वर्टिकल कंपेयर करें तो ये इसकी पोजीशन बनेगी, यहां पर आप बॉल को ले जाएं या इस पोजीशन पर, तो ये इसने वर्टिकल हाइट गेन कर ली है। तो इस तरह की मोशन को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, हम टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं वर्टिकल, जब बॉडी वर्टिकल मूव कर रहा है तो वर्टिकल केस में आप देखेंगे किसी भी बॉल को आप स्टूडेंट्स अपवर्ड थ्रो करें, क्या करें, अपवर्ड थ्रो करें, तो आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे जैसे बॉल हाइट गेन करता जा रहा है उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज। तो हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है। तो यहां पर वेलोसिटी
इज नॉट कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो इस केस में आपके पास जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। अब यहां पर मैं लिखता हूं जो एक्सेलरेशन होगा वो कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा क्योंकि स्टूडेंट जब बॉडी अपवर्ड मूव कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स इसको क्या कर रही है, डाउनवर्ड अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, बॉडी अपवर्ड जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है। वेलोसिटी जब डिक्रीज होती जाती है तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर बॉडी स्टॉप होता है। ठीक हो गया। तो वेलोसिटी जब चेंज हो रही है तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, या मैं ये लिख सकता हूं वेलोसिटी इज वेरिएबल। जब वेलोसिटी वेरिएबल हो, चेंज हो, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। और यहां पर जो एक्सेलरेशन होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहेंगे। क्लियर। अब अगर देखें स्टूडेंट्स, मैं आपसे पूछता हूं जो हॉरिजॉन्टल मोशन है वो किस वजह से है। हॉरिजॉन्टल मोशन इज ड्यू टू इनर्शिया। ठीक है, अब देखिए मैं लिखता हूं हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन इज ड्यू टू इनर्शिया। क्या लिखूंगा यहां पर, ड्यू टू इनर्शिया। अब देखें स्टूडेंट जो वर्टिकल मोशन है दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये आपके पास जो बॉडी की वर्टिकल मोशन होती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, और हॉरिजॉन्टल मोशन है दैट इज ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट अगेंस्ट एनी चेंज। ये बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स है, हर बॉडी के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। हर बॉडी चाहता है कि वो अपनी स्टेट में रहे। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो चाहता है मैं रेस्ट में रहूं। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो वो चाहेगा कि मैं मोशन अपनी कंटिन्यू रखूं। जब हम उसकी स्टेट को चेंज करना चाहेंगे तो बॉडी क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। उस रेजिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, इनर्शिया कहेंगे। क्लियर। अगर देखें स्टूडेंट्स, अब ये थी आपके पास वन डायमेंशनल मोशन, ये भी वाई एक्सिस लॉन्ग है, ये भी वन डायमेंशनल मोशन है। मिड में बॉडी मूव कर रहा हो तो हम क्या कहेंगे, टू डायमेंशनल मोशन है। क्लियर हो गया यहां तक स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स कुछ और पॉइंट्स इसमें समझाता हूं आपको। एक बात आपने यहां पे याद रखनी है कि अगर आपके पास इस तरह की मोशन हो, टू डायमेंशनल मोशन हो, ठीक हो गया, क्या हो, टू डायमेंशनल मोशन कैसे हो सकती है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं कहता हूं कि अगर आपके पास ये एक वॉल है, इस वॉल से एक बॉडी को आप थ्रो कर रहे हैं, तो बॉडी को जब थ्रो करेंगे इनिशियली आपने हॉरिजॉन्टल थ्रो किया है। इस पॉइंट पर इनिशियली आप बॉल को हॉरिजॉन्टल थ्रो करें तो ऐसा ऐसा ये बॉल फिर नीचे चलाता है, यूं पाथ बनाता है। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स अगर यूं हो कि अगर आपने इस हाइट से हॉरिजॉन्टल थ्रो नहीं किया कि बॉल को यहां से थ्रो कर दिया है तो बॉल यूं पाथ बनाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह की मोशन को भी चेक करें अगर आप, तो यहां से आपने बॉल को थ्रो किया हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल जाता है, फिर ग्रेविटी क्योंकि इसके ऊपर एक्ट करती है, ग्रेविटी इसको नीचे लेकर आती है, तो ये ऐसा ऐसा ये बॉल नीचे चल आएगा। तो पहले अगर बॉल यहां पर था ये, तो फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर। अगर देखें स्टूडेंट्स, इस बॉल ने इस हाइट से आखिर पर जाकर ग्राउंड को हिट किया तो इसने वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर किया, और यहां से बॉल देख मूव करता हुआ यहां तक पहुंचा है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर किया। तो ये भी इसकी क्या है, टू डायमेंशनल मोशन है। ये कौन सी मोशन है स्टूडेंट्स, टू डायमेंशनल मोशन। मैं आपको समझा रहा हूं कि वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल में क्या फर्क है। अब ये कितनी डायमेंशन हो गई, टू डायमेंशनल के लॉन्ग, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करता है, वर्टिकल भी कवर करता है, तो टू डायमेंशनल मोशन हुई। अगर देखिए स्टूडेंट, यहां पर अगर आप किसी फुटबॉल को किक लगाते हैं तो ये बॉल यहां पर पहुंचेगा, देन यहां पर, देन यहां पर, फिर यहां पर, और एट द एंड जाकर ग्राउंड पे हिट करेगा। तो ये भी मोशन क्या है स्टूडेंट, चेक करें। ये हॉरिजॉन्टल, अब देखें हॉरिजॉन्टल यहां पर बॉडी था इनिशियली, फाइनली बॉडी यहां पर है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हो गया, और बॉडी देखें यहां पर था तो उसने हाइट भी गेन की, तो मतलब वर्टिकल डिस्टेंस भी उसने कवर किया। तो ये कौन सी मोशन है, टू डायमेंशनल मोशन है ना, क्योंकि बॉडी ना एक्स से लॉन्ग मूव कर रहा है ना वाई के लॉन्ग, बल्कि यहाँ मिड में यूं मूव करता हुआ यहां पर आता है। ये क्या है आपके पास, टू डायमेंशनल मोशन है। क्लियर हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, इस केस में आपने एक बात और समझनी है
कि ये आपके पास टू डायमेंशनल मोशन हो गई। तो इस तरह की मोशंस में स्टूडेंट्स हमने जब इसको स्टडी करना है, आपने टू डायमेंशनल मोशन को, जब आप टू डायमेंशनल मोशन को स्टडी कर रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए। पहला पॉइंट ये है स्टूडेंट्स, एयर फ्रिक्शनल फोर्स और आपके पास जो सरफेस फ्रिक्शन होती है उसको क्या करना है, इग्नोर करना है। अगर यहां पर देखें, मैं पॉइंट लिख देता हूं, अब देखें, इग्नोरिंग, आपने टू डायमेंशनल मोशन को स्टडी करने के लिए इग्नोर द एयर फ्रिक्शन एंड सरफेस फ्रिक्शन को आपने क्या करना है, इग्नोर करना है जब आप टू डायमेंशनल मोशन को स्टडी कर रहे हैं। क्लियर, एक पॉइंट ये हो गया। और दूसरी बात है स्टूडेंट्स, यहां पर एक और पॉइंट लिखता हूं मैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। मैं कह रहा हूं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जब स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, इट्स मीन कि एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो हम कहेंगे ax इज इक्वल टू जीरो, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है किसमें, टू डायमेंशनल मोशन में। दूसरे नंबर पर है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैसे कांस्टेंट रहती है, इसको समझाने के लिए आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर अगर आपके पास एक एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन क्या करता है, इस पोजीशन पर है, यहां पर एक पार्सल ड्रॉप कर देता है या एक बम को ड्रॉप करता है। अब देखिए स्टूडेंट, जब एरोप्लेन में ये बम था, ये पार्सल था एरोप्लेन के अंदर, तो एरोप्लेन कैसे मूव कर रहा था, हॉरिजॉन्टल। जो एरोप्लेन की वेलोसिटी थी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो ये जो बम है जो इसके अंदर है उसकी वेलोसिटी भी वही एरोप्लेन वाली थी, क्योंकि ये बम किसमें था, एरोप्लेन के अंदर था। ये पार्सल कह दें, इसको बम कह दें। तो ये पार्सल जो है स्टूडेंट, जब इसके एरोप्लेन में था, एरोप्लेन हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा था, जो एरोप्लेन की वेलोसिटी थी उस पार्सल की भी वही वेलोसिटी थी, सेम। अब देखें, जब उसने ड्रॉप किया तो देखें स्टूडेंट्स, ये एरोप्लेन जब नेक्स्ट यहां पर पहुंचेगा तो ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि आपको बताया कि इनर्शिया, ये यहां पर लिखा है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ड्यू टू इनर्शिया, तो इनर्शिया की वजह से वो बॉडी चाहेगा अपनी मोशन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को क्या रखे, कंटिन्यू रखे। तो ये यहां पर इसके पहुंचेगा और थोड़ा सा डाउन चला जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट रहेगी। यहां पर एरोप्लेन पहुंचा तो आपके पास पार्सल भी बिल्कुल एग्जैक्टली इसके बिलो होगा यहां पर, ठीक हो गया। अब देखें स्टूडेंट्स यहां पर, अब देखें स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट ये एरोप्लेन जब इस पोजीशन पर पहुंचता है तो आप देखेंगे आपके पास ये जो पार्सल है ये फिर इसके बिलो है, क्योंकि उसने अपनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रखी हुई है, कांस्टेंट रखी हुई है। फिर नीचे क्यों जा रहा है, नीचे इसलिए जा रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, जब एरोप्लेन यहां पर पहुंचेगा तो ये आपके पास जो पार्सल होगा जाकर ग्राउंड को हिट कर जाएगा। तो अगर देखें स्टूडेंट्स, इसका पाथ यू बनता है इसका। अगर आप पाथ पे गौर करें स्टूडेंट्स, तो पाथ कैसा है, बॉडी नीचे भी आ रहा है, ठीक हो गया, डाउनवर्ड आ रहा है। इस ये हाइट थी स्टूडेंट्स इसकी पार्सल की, इस पोजीशन पर था जब उसको ड्रॉप किया गया था, उसकी हाइट ये थी ग्राउंड से, ये उसकी हाइट थी। इसके बाद देखिए एट द एंड वो ग्राउंड को टच कर गया है, तो उसने वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया। फिर यहां से यहां तक अगर देखें, इसकी यहां पर पोजीशन ये बनती थी और एट द एंड उसकी पोजीशन ये बन गई है, तो उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर किया। तो किस तरह की मोशन होगी, टू डायमेंशनल मोशन होगी, क्योंकि ये पार्सल हॉरिजॉन्टल भी मूव कर रहा है और वर्टिकल भी नीचे डाउनवर्ड भी आ रहा है, तो टू डायमेंशनल मोशन होगी। इस टू डायमेंशनल मोशन में अगर आप गौर करें तो जब तक वो ग्राउंड को पार्सल हिट नहीं करता, दैट रिमेन एग्जैक्टली बिलो द एरोप्लेन। तो देखें तो ये एग्जैक्टली एरोप्लेन के बिलो रहा है। तो इस तरह की मोशंस में आप देख सकते हैं, फिर कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसकी क्या रही है, कांस्टेंट रही है। ये दो पॉइंट्स अपने माइंड में रखना। कौन से, इग्नोरिंग द एयर फ्रिक्शनल फोर्स, इसको कह दें आप, एयर फ्रिक्शनल फोर्स एंड सरफेस फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक हो गया। बेसिकली ये क्या है, फोर्सेस ही है ना दोनों। तो ये दो आपके पास जो फोर्सेस हैं, एयर फ्रिक्शनल फोर्स भी और सरफेस फ्रिक्शनल फोर्स भी इग्नोर करना है, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कौन सा, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये हमारा आज का टॉपिक है,
प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको स्टूडेंट्स मैं सबसे पहले डिफाइन करता हूं, तो अब आपके लिए आसानी हो जाएगी स्टूडेंट्स कि आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। इन पॉइंट्स की हेल्प से ही हम इसको स्टडी करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं ये लिखता हूं कि टू डायमेंशनल मोशन under the action of gravitational force and inertia। ओके, अब देखिए स्टूडेंट डेफिनेशन देखें टू डायमेंशनल मोशन। तो यहां पर आपको क्या बता रहा था, आप हॉरिजॉन्टल बॉडी को थ्रो करें तो तभी टू डायमेंशनल मोशन है, इस एंगल से बॉडी को आप किक्ड करें तो ये भी आपके पास क्या है, टू डायमेंशनल मोशन है। और ये टू डायमेंशनल मोशन है अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी की वजह से बॉल नीचे आ रही है, तो हम क्या कहेंगे, और इनर्शिया की वजह से बॉल अपनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रखती है, कांस्टेंट रखती है। लिखा हुआ ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट। वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों रहती है, ड्यू टू इनर्शिया। तो यहां पर इसलिए लिखा हुआ है स्टूडेंट्स टू डायमेंशनल मोशन अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी। आप चेक करें, ये आपके पास बॉडी की जो मोशन है हॉरिजॉन्टल भी है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर किया है बॉल ने, और ऊपर से नीचे आया है, वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर किया है। तो किस तरह की मोशन होगी, टू डायमेंशनल मोशन। और कैसे, अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है, फिर इनर्शिया की वजह से अपनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रख रहा है बॉडी। तो इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल देता हूं मैं प्रोजेक्टाइल मोशंस की। पहले नंबर पर एग्जांपल क्या है, पहले नंबर पर आप एग्जांपल देते हैं अ बॉडी थ्रो फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। यहां पे लिख दें अ बॉल थ्रोन from certain height। next football kicked by the player। इसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं मिसाइल फायर्ड फ्रॉम लॉन्चिंग पैड। किसी मिसाइल को लॉन्चिंग पैड से फायर करते हैं। ये भी आपके पास क्या है, किसकी एग्जांपल है, टू डायमेंशनल मोशन की एग्जांपल है। अगर आप देखें मिसाइल फायर होता है तो इस तरह का पाथ बनता है ना आपके पास, इस जगह से मिसाइल फायर हो तो मूव करता हुआ यहाँ पर यूं आएगा। फुटबॉल भी ऐसे है, यहाँ पे आप जो किक लगाएं तो ये मूव करती हुई बॉल ऊपर हाइट गेन करेगी, फिर नीचे आ जाएगी। पाथ में देखें तो आपके पास पाथ किस तरह बनता है, इस तरह का जो पाथ होता है पैराबोलिक पाथ होता है। इसे क्या कहते हैं, पैराबोलिक पाथ। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये भी पाथ क्या है, पैराबोलिक है। कैसे, पैराबोलिक पाथ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये इस पोजीशन पे टू डायमेंशनल मोशन है। इस पाथ देखो स्टूडेंट्स, ये यहां से पैराबोलिक बन रहा है, और इसमें भी क्या है, अगर आप यहां पर देखें स्टूडेंट्स इस जगह पर, तो ये पोजीशन यहां से यहां और इसका यहां से लेकर अगर यहां देखें पाथ सेम है, तो इसका ये है कि एट द एंड भी पैराबोलिक है और स्टार्ट में भी पैराबोलिक है। ये स्टार्ट में तो नहीं है, एट द एंड मतलब हाइट से लेकर यहां तक पैराबोलिक पाथ है। तो इस पाथ को हम पैराबोलिक पाथ कहते हैं, और इस पाथ को हम ट्रेजेक्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिस पाथ के नाम कोई प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा हो उसे क्या कहते हैं, हम ट्रेजेक्टरी कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहां पे लिखता हूं ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी क्या होती है, द पाथ फॉरवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी। अब देखिए स्टूडेंट्स, दैट इज यूजुअली पैराबोलिक। पाथ किस तरह होता है, पैराबोलिक होता है। यहां पे लिखता हूं द पाथ फॉरवर्ड बाय द projectile is called trajectory, that is usually पैराबोलिक, और वो क्या होता है, हमेशा पैराबोलिक पाथ होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास डेफिनेशन, एग्जांपल, और ये हमारे पास क्या गया, पाथ के बारे में बता दिया आपको, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास दो केस हैं।
पहला केस ये है कि व्हेन ऑब्जेक्ट थ्रोन हॉरिजॉन्टल फ्रॉम अ हाइट, ठीक हो गया, इसको डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने के लिए। फिर दूसरा केस व्हेन प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन मेकिंग सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, फिर इसको स्टडी करेंगे, ठीक हो गया। दोनों में हम क्या करेंगे, देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल कैसे मूव करता है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग। क्लियर हो गया। अगर देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने डिस्प्लेसमेंट की बात करनी हो, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात करनी हो, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए आपने S इज इक्वल टू वी मल्टीपल टी का फार्मूला अप्लाई करना है। क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी स्टूडेंट्स कांस्टेंट रहती है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है, तो आपने डिस्प्लेसमेंट का वो फार्मूला अप्लाई करना है जिसमें एक्सेलरेशन ना हो। जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, जीरो है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए आपने ये फार्मूला अप्लाई करना होगा। क्लियर। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर आपने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना हो तो दूसरा फार्मूला आपके पास डिस्प्लेसमेंट का सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, ठीक है। आप ये अप्लाई करेंगे कि S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि जब बॉडी वर्टिकल मूव करता है वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब आपने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो वो फार्मूला यूज करें जिसके अंदर एक्सेलरेशन हो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के लाइन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल फाइंड आउट करना हो तो आपने वो फार्मूला अप्लाई करना है जिसमें एक्सेलरेशन ना हो, ठीक है। ये हम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करेंगे, ये वर्टिकल के लिए करेंगे, ठीक हो गया। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहला केस मैं लेता हूं, इसको फिर स्टडी करता हूं, फिर इसके बाद इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं हेडिंग देता हूं व्हेन प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, व्हेन प्रोजेक्टाइल is thrown from certain height, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं क्या करता हूं, डायग्राम ड्रा करता हूं। डायग्राम की हेल्प से फिर हम इसके कंपोनेंट्स फाइंड आउट करेंगे, वेलोसिटी के भी, डिस्प्लेसमेंट के भी। अब देखें स्टूडेंट्स, ये मेरे पास यहां पर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना दिया है। सपोज जिस तरह ये डायग्राम आपको पता है, इसको एक्सप्लेन करना है। जब हम किसी बॉडी को थ्रो कर रहे हैं, किसके लॉन्ग, हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जब हाइट के ऊपर किसी बॉडी को थ्रो करेंगे हॉरिजॉन्टल, तो लेकिन वो थोड़ा सा फॉरवर्ड जाएगा, फिर इसके बाद वो ऐसा ऐसा बाल नीचे आना शुरू हो जाएगा ड्यू टू एक्शन ऑफ द ग्रेविटी। तो स्टार्ट में देखें ये बाल यहां पर था, फिर यहां पर आएगा, फिर यहां पर आएगा, फिर ये पोजीशन, फिर ये पोजीशन यहां पर, फिर एट द एंड ये जाकर ग्राउंड को हिट कर जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने एक एक पॉइंट समझना है, एक एक पॉइंट का कंसेप्ट लेना है आपने। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां पे इसको थ्रो कर रहा हूं, अब इसको समझें, तो इस टाइम जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वी आई एक्स और दूसरी वी आई वाई। अब इनको देखते हैं, क्योंकि जब बॉडी को थ्रो किया जाता है फ्रॉम अ सर्टेन हाइट तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो सकती है, उस इनिशियल वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट भी देखते हैं, वाई कंपोनेंट भी देखते हैं। तो ये इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है, ये क्या है, वाई। तो उस टाइम क्या होगा, तो स्टूडेंट्स हमने बॉल को क्योंकि हॉरिजॉन्टल थ्रो किया है ना, तो वी आई एक्स तो होगा हमारे पास, और वो कितना होता है, वी आई एक्स है तो क्या होगा, cos थीटा होगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस पोजीशन के ऊपर जो वाई कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, क्योंकि हमने बॉल को हॉरिजॉन्टल थ्रो किया है स्टार्ट में इन 1 सेकंड। अगर देखें आप इसके मोशन को, तो बॉल सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूव किया उसने, ठीक है। तो जब बॉल इनिशियली हॉरिजॉन्टल मूव करता है तो उस टाइम इसकी इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। इसके बाद नेक्स्ट जाकर उसके दोनों कंपोनेंट हैं। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, एक तो उसका क्या होगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ठीक है, वेलोसिटी का, ये वी वाई होगा, ये वी एक्स, हर पोजीशन के ऊपर ऐसे ही होगा, ये इसका वी वाई होगा, ये वी एक्स होगा, सो ऑन यहां तक कि आपके पास ये क्या होगा, एट द एंड ये वेलोसिटी का फाइनल कंपोनेंट होगा वी एफ एक्स, और ये डाउनवर्ड क्या होगा, वी एफ वाई। तो ये आपके पास वी एफ वाई होगा, ठीक है। एट द एंड जब वो ग्राउंड को हिट करता है, हिट करने से जस्ट बिफोर उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर होगा,
और वर्टिकली डाउनवर्ड जो कंपोनेंट होगा वह वी एफ वही होगा। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एक बात आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स, टू डायमेंशनल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो वेलोसिटी आपके पास वी आई एक्स या वी एफ एक्स, इनिशियल वेलोसिटी हो या फाइनल हो, एक्स वाली सेम रहेंगी। और इसका देखें स्टूडेंट, जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो चेंज होती है। देखिए स्टूडेंट, जब आप इसको थ्रो किया तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी, 0। इसके बाद जैसे बॉडी यहां पर पहुंचा, उसने वर्टिकल वेलोसिटी गेन करना शुरू की, तो तभी वो नीचे आ रहा है ना, क्योंकि उसने वर्टिकल वेलोसिटी अब गेन कर ली है। तो इस तरह वर्टिकल वेलोसिटी अगर देखें, जैसे जैसे बाहर नीचे आता जा रहा है, वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो उस टाइम इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा किसके नाम, वाई एक्सिस के नाम। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं हेडिंग देता हूं यहां पर इनिशियल वेलोसिटी की, इनिशियल वेलोसिटी चेक कर लेते हैं पहले, फिर इसके बाद देखते हैं कि फाइनल वेलोसिटी क्या है। तो स्टूडेंट देखो, इनिशियल वेलोसिटी जैसा कि मैंने बताया कि इनिशियल वेलोसिटी जब हमने इसको यहां पर थ्रो किया, तो उस टाइम उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई एक्स क्या होगी, वी आई एक्स के साथ हम एक्स एक्सिस लॉन्ग का थीटा अप्लाई करते हैं। ये आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि एक्स एक्सिस लॉन्ग का थीटा होता है, वाई के लॉन्ग क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद वी आई वाई, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी देख रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट भी, इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट भी देखेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या है, 0, और यहां पे लिखना है एज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी remains constant, so horizontal acceleration क्या होगा, 0। बट आप देख सकते हैं कि बट आपके पास वर्टिकल वेलोसिटी चेंज, वर्टिकल वेलोसिटी तो क्या हो रही है स्टूडेंट्स, चेंज। तो इसलिए जो वर्टिकल एक्सेलरेशन होगा वो मैंने से जी के इक्वल हो जाएगा। अब नेक्स्ट में हेडिंग देता हूं, ये तो देखिए मैंने इनिशियल वेलोसिटी, उसका एक्स कंपोनेंट, उसका वाई कंपोनेंट और एक्स एक्सिस के नाम एक्सेलरेशन देखा है मैंने। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं हेडिंग देता हूं फाइनल वेलोसिटी की। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो फाइनल वेलोसिटी कहां पर होगी, जब बॉडी बॉल जाकर ग्राउंड को हिट करता है, तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट भी फाइनल का और फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट भी। जैसा कि हमने इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट देखा, वाई देखा, तो यहां पर भी दोनों देखेंगे। अगर देखें स्टूडेंट्स, फाइनल वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट होगा, क्योंकि आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट, तो जो इनिशियल एक्स होगी वही फाइनल एक्स होगी। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, वी एफ एक्स इज इक्वल टू वही वी आई एक्स के इक्वल होगा, तो ये वी आई हम cos थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, आपके पास जो वी एफ वाई कंपोनेंट होगा वो आपके पास क्या होगा, वी एफ वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए यहां पर मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करता हूं। मेरे पास क्या होती है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके साथ भी आप वाई लिख दें, इस साथ भी वाई, क्योंकि आप फाइनल वेलोसिटी देख रहे हैं और वो भी वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो सबके साथ आप वाई लिख दें, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। अब देखिए स्टूडेंट्स, वी एफ वाई इज इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट्स, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, जैसा कि आप यहां लिखा हुआ भी है। तो एज वी आई वाई इज इक्वल टू 0, तो अब आपके केस में ये तो हो जाएगा 0, तो आपके पास क्या बचेगा, जी टी बच जाएगा। ए वाई इज इक्वल टू, ए वाई इज इक्वल टू आपने क्या लिख देना है, माइनस जी के, तो ये माइनस जी टी बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपके पास, माइनस जी टी। क्यों, ए वाई क्यों नेगेटिव है, क्योंकि आपके पास यहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हो रही है, हमने बॉडी को यहां पे थ्रो किया, बॉडी डाउनवर्ड आ रहा है, तो आपके पास जो एक्सेलरेशन होगा वो डाउनवर्ड में है, तो इसको सॉरी आपने पॉजिटिव लिखना है। ठीक हो गया, इसको आपने क्या लिखना है, ए वाई इज इक्वल टू जी के, और ये भी आपके पास पॉजिटिव जी टी हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि बॉडी ग्रेविटी भी डाउनवर्ड अट्रैक्ट कर रही है और ये बॉडी भी तो डाउनवर्ड आ रहा है ना, तो इसलिए हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव होगा। अगर ग्रेविटी डाउनवर्ड हो, बॉडी अपवर्ड जा रहा हो, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा हो, तो तब जी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक हो गया।
तो यहाँ पर आपके पास g क्या होगा, ए वाई इज इक्वल टू पॉजिटिव जी, तो यहाँ पर आपने पॉजिटिव जी टी पुट कर देना है। क्लियर हो गया, डी टी एज इट आ गया साथ, वी आई वाई की जगह पे जीरो हो गया, ये सारा जीरो, ए वाई की जगह पर जी साथ टी आ गया। क्लियर। अब देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट, इसका जो नेक्स्ट आपके पास वर्टिकल एक्सेलरेशन होगा, जो कि यहाँ पर मैं लिखा हुआ भी है कि ए वाई इज इक्वल टू क्या होगा, जी के इक्वल, यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स मेरे पास जो फाइनल वेलोसिटी है इसका रिजल्टेंट क्या होगा। रिजल्टेंट लेने के लिए आप क्या करेंगे, वी एक्स का स्क्वायर वी एफ वाई का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक हो गया। अब देखो ना एक्स और वाई दो कंपोनेंट है फाइनल के, तो मैं जस्ट फाइनल वेलोसिटी निकालना चाहता हूं, तो मेरे पास क्या होगा, दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर रूट लिख दूंगा। अब इसके बाद मैं फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड आउट करता हूं, तो फिर टू फाइंड डायरेक्शन, तो मेरे पास डायरेक्शन फाइंड आउट करना हो तो फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट ओवर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, तो ये tan थीटा वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स। ठीक हो गया। ये हमारे पास प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स मैंने डिस्कस किया था कि अगर आपने स्टूडेंट्स कहीं पर भी एंगल फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करते हैं, tan थीटा अप्लाई करते हैं इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट ओवर एक्स कंपोनेंट, क्योंकि थीटा डायरेक्शन के लिए, तो थीटा इज इक्वल टू क्या बनता है, tan इनवर्स वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स बन जाता है। क्लियर हो गया। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ गई, उसकी मैग्नीट्यूड आ गई, टू फाइंड मैग्नीट्यूड, यहां पे लिख दें टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी। यहां तक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब जो है स्टूडेंट्स इसके बाद हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं। अब यहां पर देखें स्टूडेंट्स मैं हेडिंग देता हूं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की, तो यहां पर ये मेरे पास हेडिंग होगी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या आता है। देखिए स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको बताया था कि आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है। रीजन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता, एक्सेलरेशन जीरो होता है, तो आपने ऐसा फार्मूला डिस्प्लेसमेंट का अप्लाई करना है जिसमें एक्सेलरेशन ना हो। तो हमारे पास यही फार्मूला है, s इज इक्वल टू v मल्टीपल t। देखिए स्टूडेंट्स एज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, लिखे नो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, तो इस केस में सो डिस्टेंस विल बी या डिस्प्लेसमेंट विल बी s इज इक्वल टू v मल्टीपल t। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर अगर आप देखें वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी कौन सी होगी, हम यहां पर एवरेज वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। देखें एवरेज वेलोसिटी क्या है आपके पास, तो इनिशियल और फाइनल दोनों को सम करें और 2 से डिवाइड करें तो वो आपके पास एवरेज वेलोसिटी होगी। अब जो है स्टूडेंट्स इसके साथ मैं क्या करता हूं, इसके साथ मैं ए वी लिख देता हूं एवरेज का सिंबल। तो इस केस में देखें स्टूडेंट्स s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। अब देखो स्टूडेंट्स क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है तो एवरेज वेलोसिटी भी x एक्सिस लॉन्ग देखूंगा, इनिशियल और फाइनल। देखें नाम क्या है हेडिंग का, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। जब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी एवरेज किसकी होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दो है, एक इनिशियल एक फाइनल। तो आप चेक करें डायग्राम में, इनिशियल आपके पास वी आई एक्स है और फाइनल आपके पास क्या है वी एफ एक्स। तो यहां पर देखें स्टूडेंट्स वी आई एक्स प्लस वी एफ एक्स ओवर डिवाइडेड बाई, क्योंकि एवरेज है तो 2 को डिवाइड करूंगा मल्टीपल टी, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स वी आई एक्स इज इक्वल टू वी एफ एक्स, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, तो जितना वी आई एक्स होगा उतना ही वी एफ एक्स होगा, तो इसलिए मैंने दोनों को इक्वल कर दिया। तो यहां पर क्या हो सकता है, तो एस इज इक्वल टू ये बन जाएगा वी आई एक्स प्लस वी एफ एक्स की जगह पर भी मैं वी आई एक्स लिख सकता हूं क्योंकि इक्वल है, ओवर 2 मल्टीपल क्या है आपके पास टी। ये कितना बन जाएगा वी आई एक्स 2 वी आई एक्स ओवर 2 इंटू टी, 2 के साथ 2 कैंसिल कर लें आप, तो आपके पास जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है इस साथ मैं x लिख देता हूं
तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ आप x से रिप्रेजेंट करें तो ये आपके पास VIX मल्टीपल t हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? ये है स्टूडेंट्स आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। यहां पर इनिशियल पोजीशन थी, एट द एंड बॉल यहां पर हिट कर गया है तो आपने इनिशियल देखना है और फाइनल। ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और ये क्या होगा आपके पास? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर मैं हेडिंग देता हूं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या होता है? इसके ऊपर स्टूडेंट्स आपने जैसा कि बताया वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती है। आप चेक करें बॉडी डाउनवर्ड आ रहा है, वेलोसिटी कंटीन्यूअसली चेंज हो रही है क्योंकि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 थी, इसके बाद वेलोसिटी चेंज होती जा रही है। जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो आपने डिस्प्लेसमेंट का वो फार्मूला अप्लाई करना जिसमें एक्सेलरेशन हो। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स यहां पर S इज इक्वल टू मैं अप्लाई करता हूं VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। अब देखिए मैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है तो इसके साथ मैं क्या लिखूंगा? फिर यहां पर y लिखूंगा क्योंकि y एक्सिस के लॉन्ग है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है तो इसके साथ भी y और यहां पर भी मैं y लिख दूंगा। क्लियर? क्योंकि आपके पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है तो आप वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को मैंने यहां पर लेबल किया है, किससे लेबल किया है? y से। तो ये SY ये मेरे पास y बन जाएगा। अब VIY इसको देखें स्टूडेंट्स, VIY वर्टिकल केस में इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी? 0। तो यहां पर मैं 0 पुट कर दूंगा। अब देखें स्टूडेंट्स कि VIY 0 था तो ये 0 पुट करूंगा, 0 मल्टीपल t प्लस 1/2। जो AY है वर्टिकल एक्सेलरेशन, क्योंकि बॉडी डाउनवर्ड जा रहा है तो एक्सेलरेशन AY क्या होगा? प्लस g होगा। तो आपने क्या करना है? GT का स्क्वायर लिख देना है। तो y इज इक्वल टू 1/2 GT का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट्स? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स ये पहला केस हमने डिस्कस किया है जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को क्या करते हैं? किसी हाइट से थ्रो करते हैं। देखिए व्हेन प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, किसी हाइट पे थ्रो करेंगे तो ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, फिर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। क्लियर हो गया? तो अब जो स्टूडेंट्स इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जब किसी प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल से क्या किया जाए? थ्रोन किया जाए। तो फिर इस डायग्राम को देखेंगे कि व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद सम एंगल विद द एक्स एक्सिस या विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो फिर ये डायग्राम बनेगा। ये भी आपके पास क्या है? 2 डायमेंशनल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। पहले इस केस को स्टडी कर लिया, अब जो है स्टूडेंट्स हम इस केस को स्टडी करते हैं। क्लियर? तो अब जो है स्टूडेंट्स हम इसका सेकंड केस पढ़ते हैं कि व्हेन प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब यहां पर देखते हैं स्टूडेंट्स, मैं लिखता हूं कि व्हेन अ प्रोजेक्टाइल is thrown at some angle with the horizontal axis, with the horizontal axis। तो इस केस में स्टूडेंट्स हम स्टडी करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को। अगर देखें स्टूडेंट्स ये आपके पास डायग्राम है तो इस केस में आपके पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगी इस तरह की होगी। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स जब आपके पास कोई प्रोजेक्टाइल एक्स एक्सिस साथ कुछ एंगल बना रहा हो तो उस टाइम भी आपके पास मोशन क्या होगी? 2 डायमेंशनल मोशन होगी। प्रोजेक्टाइल मोशन है तो इसको स्टडी करते हैं कि इसके एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, वेलोसिटी के, फिर डिस्प्लेसमेंट भी एक्स के लॉन्ग और वाई के लॉन्ग चेक करते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स ये मेरे पास एक डायग्राम बनाया है मैंने। जब बॉल को यहां पर थ्रो करते हैं, बॉल यहां पर जाएगी स्टूडेंट्स, तो इस पॉइंट के ऊपर देखिए स्टूडेंट्स मैं इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी ड्रा करता हूं, वर्टिकल कंपोनेंट भी। ये सपोज मैं कहता हूं जब थ्रो किया गया है उस टाइम उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? VIX और VIY कंपोनेंट। अब ये कंपोनेंट कौन सा होगा स्टूडेंट्स? एक्स कंपोनेंट होगा। इस पॉइंट के ऊपर इसका एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट है। और स्टार्ट में देखें स्टूडेंट्स, गौर करें, स्टार्ट में यहां पर इसका एक्स कंपोनेंट भी है, इसका वाई कंपोनेंट भी है, क्योंकि बॉल को हमने जब इनिशियली थ्रो किया है ना एक्स एक्सिस के लॉन्ग थ्रो किया है ना वाई के लॉन्ग थ्रो किया है, हमने कुछ एंगल पे थ्रो किया है। ठीक हो गया? इससे पहले जो डायग्राम मैंने बनाया था यूं था कि जब हम किसी हाइट से बॉल को थ्रो करते हैं और हॉरिजॉन्टल थ्रो किया था
जो हॉरिजॉन्टल थ्रो किया था तो उस केस में हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी तो थी हमारे पास वी आई कॉस थीटा था। तो जैसे स्टूडेंट्स इसको हमने हॉरिजॉन्टल थ्रो किया था तो इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी, जीरो, क्योंकि उसको हमने हॉरिजॉन्टल थ्रो किया था। अब यहां पर बॉडी की मोशन ऐसे नहीं है, यहां पर ना हम इसको हॉरिजॉन्टल थ्रो कर रहे हैं ना वर्टिकल, बल्कि किसी एंगल पे थ्रो किया है। तो आपके पास दोनों कंपोनेंट होंगे, एक्स कंपोनेंट भी होगा, वाई कंपोनेंट भी होगा। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात आपने याद रखनी है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट, चाहे आप यहां पे हॉरिजॉन्टल थ्रो करें या किसी एंगल पे थ्रो करें, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। तो हॉरिजॉन्टल मोशन के अलोंग, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। यहां पर भी वही पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट आपको बताया था कि एयर फ्रिक्शनल फोर्स को भी इग्नोर करना है, यहां पर भी हम एयर फ्रिक्शनल फोर्स को इग्नोर करेंगे सेकंड केस में भी। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर ये वेलोसिटी, इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो वही होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता। तो लेकिन वर्टिकल जो वेलोसिटी है स्टूडेंट्स वो चेंज हो रही है, क्योंकि बॉल जैसे जैसे अपवर्ड जा रहा है तो ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींच रही है, तो वेलोसिटी उसकी कम होती जा रही है। और इस पॉइंट पर आप देखेंगे तो वेलोसिटी जो है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने बताया कि वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, इस पोजीशन के ऊपर जाकर वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन उस टाइम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। ठीक है। अब इसके बाद जब बॉल नीचे आता है तो उस केस में आपके पास स्टूडेंट्स वर्टिकल वेलोसिटी फिर है, क्योंकि यहां पर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो गई। फिर बॉल जैसे नीचे आता है तो फिर वेलोसिटी आपके पास है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर बॉल कुछ सेकंड के लिए या 1 सेकंड के किसी पार्ट के लिए, क्योंकि हाइट पे हाईएस्ट पॉइंट पे जैसे ही बॉडी पहुंचता है कुछ सेकंड का किसी पार्ट में जाकर रुकता है, बॉडी स्टॉप होता है, फिर उसके बाद देन वो कम बैक इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस वजह से उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। अब देखें बॉल जब नीचे आएगा, अब देखें स्टूडेंट यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड था, तो यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। ये आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। अब देखिए स्टूडेंट जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, इस पॉइंट के ऊपर आपके पास वी एफ एक्स और यहां पर क्या होगा, वी एफ वाई होगा। ठीक है ना। अब देखें स्टूडेंट्स इस केस में भी हम क्या करते हैं, इस वेलोसिटी की इनिशियल वेलोसिटी देखते हैं, फिर फाइनल देखते हैं, जैसा कि हमने पहले केस में चेक किया। अब देखें स्टूडेंट्स यहां पे हेडिंग देता हूं मैं इनिशियल वेलोसिटी की। अब देखिए स्टूडेंट्स इनिशियल वेलोसिटी आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं यहां पर क्या लिखी हुई है इनिशियल वेलोसिटी। आप चेक करो, वी आई एक्स है, यहां पर है ये कंपोनेंट भी है, वी आई cos थीटा होगा, वी आई वाई भी है, क्योंकि 2 डायमेंशनल मोशन है, और एक्स एक्सिस के लांग भी नहीं है, वाई के लांग भी नहीं है, कुछ एंगल पर है। तो यहां पर आपके पास दोनों कंपोनेंट होंगे, वी आई वाई, वाई की जगह पे क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है। एक्स एक्सिस लांग cos थीटा लेते हैं, वाई के लांग क्या लेते हैं साइन थीटा। ये आपने साइन थीटा cos थीटा क्यों लेते हैं, इसको समझना हो तो आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर जो फर्स्ट लेक्चर है उसको आपने देखना है। ठीक है। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स वी आई एक्स हो गया, वी आई वाई हो गया। अब देखें स्टूडेंट्स इस केस में, क्योंकि एज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, सो आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ए एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहां पर भी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो रहेगा, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी तो चेंज हो रही है। यहां पर चेक करें कि वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होते होते यहां पर जीरो, फिर जीरो से फिर इंक्रीज होते होते यहां पर आकर मैक्सिमम हो जाएगी। तो अब देखिए बट वर्टिकल वेलोसिटी इज चेंजिंग, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो आपके पास वर्टिकल एक्सेलरेशन फिर क्या होगा, ए वाई इज इक्वल टू। अब देखो स्टूडेंट्स बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, तो ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या है। ठीक है। ये हमने इनिशियल वेलोसिटी देख ली। अब यहां पे लिखते हैं कि फाइनल वेलोसिटी क्या है। फाइनल वेलोसिटी को चेक करते हैं स्टूडेंट्स। फाइनल वेलोसिटी कहां पर है, इस पोजीशन पर है। फाइनल एक्स एक्सिस के लांग भी वाई के लांग भी दोनों कंपोनेंट को देखेंगे फाइनल को, तो मेरे पास वी एफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे कि स्टूडेंट्स बताया कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट रहती है। जो फाइनल एक्स वाली होगी वो किससे इक्वल होगी, इनिशियल एक्स वाली के इक्वल होगी।
तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स, तो ये मेरे पास वी आई cos थीटा की इक्वल आ जाएगी। अब देखो स्टूडेंट्स, लेकिन आपको पता है वर्टिकल वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, तो वर्टिकल वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करता हूं। तो वी एफ वाई, ये जो आपके पास वी एफ एक्स है हॉरिजॉन्टल फाइनल वेलोसिटी, वो इनिशियल आपके पास इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के इक्वल होगी, क्योंकि ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट रहती है। तो वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स सेम, लेकिन वी आई एफ वाई जो है वो क्या कैसे आएगा, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करता हूं। वी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई प्लस ए टी होता है, क्योंकि वाई के लांग देख रहा हूं इसको, तो वाई लिखूंगा, यहां पर भी वाई, यहां पर भी वाई। तो अब देखें स्टूडेंट्स, वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई। तो वी आई वाई कितना है स्टूडेंट्स, आप चेक करें, वी आई वाई कितना है, वी आई साइन थीटा। तो यहां पर आप वी आई साइन थीटा लिख देंगे। कैसे लिखा स्टूडेंट्स, यहां पर देखें कि वी आई वाई है, तो वी आई वाई किसके इक्वल है, वी आई साइन थीटा के। इसके बाद है प्लस, तो प्लस लिख दें आप। इसके बाद है ए वाई वर्टिकल एक्सेलरेशन, किससे इक्वल है, माइनस जी के, क्योंकि बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है। जब बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी हो तो माइनस जी आता है, जब अलॉन्ग ग्रेविटी हो तो प्लस जी आता है। अब देखें स्टूडेंट्स, यहां पर मेरे पास माइनस जी आ जाएगा साथ टी, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट केस में वी आई साइन थीटा प्लस माइनस माइनस जी टी, ये मेरे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई। टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो आपके पास जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वी एफ इज इक्वल टू क्या होगा, रूट वी एफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वी एफ वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है। टू फाइंड डायरेक्शन, तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए आप टेन थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे। ये हमारे पास टेन थीटा वाई ओवर क्या होता है, एक्स कंपोनेंट होता है, वाई कंपोनेंट ओवर एक्स कंपोनेंट। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स आ जाता है, ठीक हो गया। अब जो है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैं ये करता हूं कि एक्स इसका लेता हूं एक्स डिस्प्लेसमेंट या हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जिसे कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, फिर इसके बाद वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। यहां पर मैं हेडिंग देता हूं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का। देखिए स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जैसा कि आपको बताया, तो पहले केस में भी मैंने यही इक्वेशन अप्लाई की थी, अब भी वही अप्लाई कर रहा हूं, और यहां पर लिखा था मैंने एवरेज, ठीक हो गया। तो यहां पर भी मैंने देखा एवरेज लिखा है, प्रीवियस केस में भी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए यही इक्वेशन अप्लाई की, ठीक है ना। अब देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, यहां एवरेज लिखा हुआ है, यहां पर मैं एवरेज लिख रहा हूं, 60 लिख रहा हूं। अब देखो उस केस में भी हमने इनिशियल और फाइनल एक्स वालों को क्या किया, वेलोसिटीज को ऐड किया था। ये मेरे पास एवरेज वेलोसिटी है, किसके नाम है, ऊपर पड़े हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के। तो हॉरिजॉन्टल के केस में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल हॉरिजॉन्टल और फाइनल हॉरिजॉन्टल दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, एवरेज वैल्यू आ जाएगी। तो आप चेक करें स्टूडेंट्स, मेरे पास एवरेज क्या आ जाएगी, इनिशियल एक्स क्या है, वी आई एक्स है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये मेरे पास वी आई एक्स, और फाइनल एक्स कौन सी है आपके पास, फाइनल वी एफ एक्स ओवर क्या हो गया एवरेज के लिए 2, और मल्टीपल क्या है टी, ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके पास जो वी आई एक्स होता है वी एफ वाई इक्वल होते हैं ना, तो अब इस केस में आप क्या करेंगे, फिर से आप यही लिखेंगे एस एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वी आई एक्स वी एफ एक्स की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहां पर वी एफ एक्स आता है, तो वी एफ एक्स की जगह पर हम वी आई एक्स लिख सकते हैं, चेक करें, ओवर 2, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फाइनल हो या इनिशियल कांस्टेंट रहती है तो इक्वल होंगे। तो मल्टीपल टी, तो आपके पास x इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2v(i(x) ओवर 2 मल्टीपल टी, 2 के साथ 2 कैंसिल कर लो, तो x इज इक्वल टू v(i(x) मल्टीपल टी हो जाएगा। अगर एक स्टेप और लिखना चाहें तो x इज इक्वल टू क्या होगा, vi, x की जगह पर cos थीटा आ जाएगा, vi cos थीटा मल्टीपल टी हो जाएगा। तो x आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, कौन सा होगा, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, और ये वाला क्या है आपके पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। अब जो है स्टूडेंट्स, हम इस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं, तो ये साइड रेस कर देते हैं, ठीक हो गया। वर्टिकल
डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए स्टूडेंट्स यहां पर भी मैंने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई की, तो इस केस में भी वही इक्वेशन अप्लाई करता हूं, 1/2 a t का स्क्वायर, और क्योंकि वर्टिकल है वही लिख देता हूं, यहां पर भी y इसके साथ भी। तो क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को यहां पर मैंने लेबल किया है y से, तो ये एस वाई मेरे पास क्या आ जाएगा, y के इक्वल हो जाएगा वी आई वाई। ये वी आई वाई क्या है, इसको आप वी आई वाई कंपोनेंट हमारे पास बेसिकली वी आई साइन थीटा है, तो आप इसको वैल्यू पुट कर दें या अभी आप इसको एज इट आने दें, तो t प्लस 1/2। अब देखो स्टूडेंट जो ए वाई है अगेंस्ट ग्रेविटी की वजह से ए वाई क्या बन जाता है, माइनस जी, तो माइनस जी इंटू टी, तो ये आपके पास जो y कंपोनेंट होगा वी आई वाई प्लस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 1/2 जी टी का स्क्वायर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप अगर करना चाहें तो यूं होगा y इज इक्वल टू वी आई, वाई की जगह पे साइन थीटा होगा वी आई साइन थीटा माइनस 1/2 जी टी का स्क्वायर, या यहां तक इसको आप रहने दें। ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्लियर हो गया जी। अब जो है स्टूडेंट्स इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन में हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट देखते हैं हम, और रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल ये फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसे डेरिवेट करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं। देखिए यहां पर लिखता हूं मैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं एक डायग्राम ड्रा करता हूं, ये वाला डायग्राम, ये आपके पास क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर जो हाइट होगी, हाइट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, हाइट क्या है, इस पोजीशन के ऊपर देखो बाल को हमने थ्रो किया, बाल को किक्ड किया, या किसी बुलेट को फायर किया यहां पर, या किसी मिसाइल को फायर किया लॉन्चिंग पैड से, ये मूव करता हुआ, यूं मूव करता हुआ और यहां पर जाकर ग्राउंड को हिट कर गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स जो उसकी हाइट होगी, हम देखेंगे हाईएस्ट पॉइंट का डिस्टेंस जो है, वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दैट इज कॉल्ड इट्स हाइट। तो हम क्या कहेंगे, द वर्टिकल डिस्टेंस, क्या लिखेंगे, द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस। यहां पर मैं इसको डिफाइन करता हूं, द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड, और गेन भी लिख सकते हैं, बाई आ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ओके, ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास डेफिनेशन। ये जो हाइट है वर्टिकल डिस्टेंस है, जो प्रोजेक्टाइल ने मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया है उसे हम क्या करें स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो मेरे पास थर्ड इक्वेशन क्या है, 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। क्योंकि स्टूडेंट्स वर्टिकल आपके पास हाइट क्या होती है, वर्टिकल होती है ना, तो इस सब के साथ मैं इन सब के साथ y लिख देता हूं। ठीक है, अब ये s है, इस सब भी y लिखता हूं, यहां पर भी y, यहां पर भी y में लिख देता हूं। क्लियर। अब देखें स्टूडेंट्स इनकी वैल्यूज देख लेते हैं, फिर इसमें अगर पुट करते हैं ए वाई। अब इसको स्टूडेंट चेक करें ए वाई को, ठीक है ना। अब ए वाई क्या होगा, ए वाई क्या है, वर्टिकल एक्सीलरेशन, बॉडी को हमने थ्रो किया अपवर्ड अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, तो ए वाई क्या होगा, माइनस जी होगा। ठीक हो गया। एस वाई का मतलब क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस, ये आपके पास एस वाई है वर्टिकल डिस्टेंस, जो कि एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि वी एफ वाई। अब देखिए स्टूडेंट जब बॉडी वर्टिकल मूव कर रहा है हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, इसका हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सपोज इस पॉइंट तक देखते हैं हम, वी एफ आपके पास वी एफ एक्स, ठीक हो गया, एक्स कंपोनेंट तो होगा यहां पर, इस पॉइंट के ऊपर आपके पास जो वर्टिकल कंपोनेंट है वी एफ वाई 0 के इक्वल होगा, क्योंकि जब बॉडी को हम अपवर्ड थ्रो करते हैं हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर बॉडी स्टॉप होता है, तो इसलिए स्टूडेंट्स वर्टिकल कंपोनेंट इस हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर मैं 0 लिख देता हूं। इसी तरह स्टूडेंट्स वी आई वाई इनिशियल वर्टिकल, जब इसको बॉल को हमने यहां से थ्रो किया था,
तो उसकी ये इनिशियल वेलोसिटी वी आई एक्स थी और ये क्या थी वी आई वाई थी। जब हमने बॉल को यहाँ से थ्रो किया, इनिशियल आपके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी आई एक्स और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी वी आई वाई, तो वी आई वाई कितना था, वी आई साइन थीटा लिखा था हमने, क्योंकि y कंपोनेंट है, y के साथ साइन थीटा लिखते हैं। क्लियर हो गया। और इसको मैंने क्यों जीरो किया, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर यहां पर वेलोसिटी का y कंपोनेंट नहीं होता, सिर्फ इस हाइट के ऊपर बॉडी सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है। आप चेक करें, इस पोर्शन को देखें, अगर आप सिर्फ इस पोर्शन को स्टडी कर लें, इस पोर्शन में तो बॉडी सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है, तो इसलिए वहां पर जीरो हो जाएगा कंपोनेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें वैल्यूज पुट कर देता हूं, पुटिंग इन इक्वेशन 1, ये ऊपर इक्वेशन 1 है, इसमें ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं यहां पर ले लेता हूं 2 इंटू, अब देखें स्टूडेंट्स ए वाई है, ए वाई क्या है माइनस जी, लिख दिया माइनस जी, इंटू क्या है एस वाई किसके इक्वल है एच के, तो लिख दिया एच इज इक्वल टू वी एफ वाई का स्क्वायर, इसकी ये किससे इक्वल है जीरो के, तो जीरो का स्क्वायर लिख दिया माइनस वी आई वाई है, तो वी आई वाई कितना है वी आई, आपके पास वी आई वाई किस इक्वल है वी आई साइन थीटा के, तो इसको मैं लिखूंगा वी आई साइन थीटा इसका स्क्वायर, जैसे कि हमने इस वी एफ वाई की वैल्यू जीरो, जीरो का स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस 2gh इज इक्वल टू, जीरो का स्क्वायर जीरो हो गया, फिर माइनस वी आई का स्क्वायर साइन का स्क्वायर थीटा आ जाएगा, माइनस माइनस साथ क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स कैंसल आउट, हमने तो हाइट फाइंड आउट करनी है, h यहां पर आ जाएगा वी आई का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर क्या हो जाएगा आपके पास 2g। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ गई है हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल आ गई है। क्लियर हो गया। अब जो है स्टूडेंट्स इसके बाद हम देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स मैं हेडिंग देता हूं यहां पर, नेक्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट की। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले देखते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट आखिर है क्या। तो स्टूडेंट्स टाइम ऑफ फ्लाइट वो होता है जिसने टाइम में कोई प्रोजेक्टाइल एयर में रहता है, तो उसे क्या कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिए स्टूडेंट, जिस तरह आप जहाज कहते हैं भाई ये फ्लाइट पाकिस्तान से दुबई जा रही है, यूके जा रही है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट ये 2 आवर की टाइम ऑफ फ्लाइट है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है द टाइम ड्यूरिंग विच अ प्रोजेक्टाइल रिमेन इन द एयर। पहली डेफिनेशन ये लिखता हूं टाइम ऑफ फ्लाइट की, द टाइम ड्यूरिंग विच अ प्रोजेक्टाइल remains in the air is called time of flight। इसे क्या कहेंगे हम टाइम ऑफ फ्लाइट, या एक और डेफिनेशन है द टाइम टेकन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जिस जगह से इसको प्रोजेक्ट किया है और जिस जगह पे इसने हिट किया है, तो इस यहां से यहां तक पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर टू वेयर इट हिट द ग्राउंड, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। या ये कहेंगे द टाइम टेकन बाय अ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू वेयर it hit the ground is called time of flight। तो हम इसे कहते हैं टू टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट टाइम ऑफ फ्लाइट, या बॉडी देखो वर्टिकल जा रहा है या डाउनवर्ड आ रहा है, वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में देखें स्टूडेंट्स, जब बॉडी वर्टिकल जा रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा चेंज होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती है तो वर्टिकल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो हमने अब क्या करना है टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करना है। टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं यहां पर। अब देखें स्टूडेंट्स, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करता हूं बाय अप्लाइंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन।
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट को फाइंड आउट करने के लिए। तो s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। टाइम ऑफ फ्लाइट, बॉडी वर्टिकल अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड, तो वर्टिकल मोशन है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, तो यहां पर भी वही लिख देंगे हम। अब देखिए स्टूडेंट्स इसको इक्वेशन 1 कह दें। इन सब की पहले वैल्यू चेक कर लेते हैं कि वैल्यूज क्या है। अब देखिए स्टूडेंट्स एस वाई वर्टिकल डिस्टेंस, एस वाई का मतलब क्या है वर्टिकल डिस्टेंस। अगर स्टूडेंट्स आप फिगर के ऊपर आप गौर करें तो बॉडी ने यहां से अपना पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, यहां से चला, ये हेड गेन की वापस ग्राउंड पर आ गया, तो बॉडी स्टार्ट में भी ग्राउंड पर था और एट द एंड भी क्या है ग्राउंड पर है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया जीरो। हमने देखना है कि नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है जीरो, क्योंकि इनिशियली भी बॉडी क्या है ग्राउंड पर है, फाइनल भी बॉडी कहां पर है ग्राउंड पर है, तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना हो गया जीरो के इक्वल। तो और वी आई वाई इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी वो क्या थी आपके पास वी आई साइन थीटा होती है, और इसके अलावा ए वाई अब देखिए स्टूडेंट्स क्योंकि बॉडी यहां पर किसके अगेंस्ट जा रहा है ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो आप क्या लिखेंगे ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी। अब इसको क्या करेंगे पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, तो आपके पास इक्वेशन 1 क्या है एस वाई की जगह पर तो जीरो आ गया, एस वाई जीरो है, जीरो लिख दिया, इज इक्वल टू वी आई वाई किसके इक्वल है वी आई साइन थीटा के, तो वी आई साइन थीटा लिख देंगे प्लस 1/2 ए वाई क्या है माइनस जी के अगेंस्ट ग्रेविटी बॉडी जाता है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाएगा, साथ क्या है स्टूडेंट्स टी का स्क्वायर, तो ये टी का स्क्वायर लिख दिया क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में कि ये आपके पास 0 इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा प्लस माइनस 1/2 जी टी का स्क्वायर, ये माइनस है नेगेटिव है तो इस साइड पे आकर पॉजिटिव बन जाएगा, जी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा, ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स s इज इक्वल टू वी आई टी था, साथ टी भी था, तो यहां पर हमें टी भी लिखना होगा, ठीक है, सॉरी यहां पर हमें स्किप हो गया क्योंकि हमारे पास क्या था देखो वी आई वाई क्या था वी आई साइन थीटा के, तो ये वी आई वाई की जगह पे तो वी आई साइन थीटा पुट करेंगे, साथ टी है वो टी साथ लिखेंगे हम, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स ये नेगेटिव है इस साइड पे आकर पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है, तो ये वी आई साइन थीटा साथ टी, ओके। अब देखिए एक टी इस एक टी के साथ क्या हो जाएगा कैंसल आउट, इसके साथ कैंसल आउट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखें स्टूडेंट्स क्योंकि हमने टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करना है, टी फाइंड आउट करना है, तो टी यहां पर रहने दें, टू क्या हो रहा है डिवाइड, तो इस साइड पे आकर मल्टीपल 2vi sin थीटा, और g क्या हो रहा है मल्टीपल, तो यहां पर जाकर डिवाइड, तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास क्या आ गया है टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया है। जैसा कि यहां पर मेरे पास क्या था ये आ गई थी हाइट, और ये मेरे पास क्या आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट, क्लियर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। अब इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन वो कई दफा पेपर में आया हुआ भी है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या होता है वो ये होता है कि फाइंड द टाइम टू रीच द समिट पॉइंट, समिट पॉइंट तक करना है। ये तो आपके पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, यहां से लेकर यहां तक ये आपके पास टोटल टाइम है। समिट पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट देखें, ये आपके पास प्रोजेक्टाइल अगर यूं मूव कर रहा है, ये तो टोटल यहां से लेकर यहां तक हमारे पास ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अगर वो पूछ रहे थे पेपर में फाइंड द टाइम टू रीच द समिट पॉइंट, समिट पॉइंट के लिए आपने टाइम फाइंड आउट करना है कितना टाइम लगेगा समिट पॉइंट को ऊपर रीच करने के लिए। तो स्टूडेंट समिट पॉइंट कौन सा है, ये हाईएस्ट पॉइंट, ये इसे क्या कहते हैं समिट पॉइंट कहते हैं, ठीक हो गया। ये समिट पॉइंट है, इस पॉइंट तक हमें जो जितना टाइम लगेगा यहां से लेकर यहां तक वो क्या कहलाता है टाइम टू रीच द समिट पॉइंट। तो क्या है स्टूडेंट्स मिड में है ना यहाँ पर, तो मिड में है तो इस टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल को 2 से डिवाइड करें तो आधा टाइम बचेगा वो यहां से यहां तक होगा, तो इसे क्या कहेंगे टाइम ऑफ समिट कहेंगे, टाइम टू रीच द समिट पॉइंट कहेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स इस केस में तो मेरे पास जो टाइम टू रीच द समिट पॉइंट मैं यहाँ पे लिखता हूं टाइम टू रीच द समिट पॉइंट, समिट पॉइंट तक अगर आपने टाइम फाइंड आउट करना हो तो t इज इक्वल टू
टी प्राइम इज इक्वल टू टी बाई टू। इस टाइम ऑफ फ्लाइट को आप हाफ करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास टाइम टू रीच द समिट पॉइंट आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, टी की वैल्यू ये है, तो टी प्राइम इज इक्वल टू टी की वैल्यू ये मैं सारी पुट कर देता हूँ, 2vi sin थीटा ओवर आपके पास क्या है जी। अब देखें डिवाइडेड बाई 2 है तो डबीएन, ये मैं इस 2 को यूं लिख देता हूँ, ठीक हो गया। टी की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है ना। तो टी की वैल्यू पुट करने के बाद आप ये कर लें डिवाइडेड बाई 2, इसको मैं डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो 1/2 आ जाएगा, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, या यूं भी आपको समझ नहीं आती तो मैं इसको इसी तरह रहने देता हूँ। देखो आपके पास टाइम प्राइम जो है इज इक्वल टू, ये टी की वैल्यू आ गई, नीचे क्या है 2, देखो टी की वैल्यू सारी पुट कर दी, नीचे 2। इसका अगर आप देखें स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल लें तो ये आपके पास क्या बनेगा, टी प्राइम इज इक्वल टू 2vi sin थीटा ओवर जी मल्टीपल क्या हो जाएगा 1/2, 2 के साथ 2 कैंसल। तो आपके पास टाइम टू रीच द समिट पॉइंट के टी प्राइम इज इक्वल टू कितना आ जाता है, vi sin थीटा ओवर जी, ठीक हो गया। ये है आपके पास फ्रेंड्स टाइम टू रीच द समिट पॉइंट, टाइम टू रीच द समिट पॉइंट। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आपने ऐसे फाइंड आउट करना है, क्लियर। अब जो है स्टूडेंट्स ये हमारे पास हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब जो है स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स रेंज क्या होती है, जिस तरह आपके पास सुनते हैं कि मिसाइल है, पाकिस्तान ने फलां गौरी मिसाइल का एक्सपेरिमेंट किया है, फतेह का किया है, तो बताते हैं कि ये 300 किलोमीटर इसकी रेंज है, 400 किलोमीटर इसकी रेंज है। तो रेंज असल में होती क्या है, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है। जिस पॉइंट पर फायर किया गया है और जिस पॉइंट पर मिसाइल ने हिट किया है, उस पॉइंट से लेकर फायरिंग पॉइंट के ऊपर प्रोजेक्शन पॉइंट तक जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैं हेडिंग देता हूं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब देखिए स्टूडेंट्स रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है, देखियो डायग्राम की हेल्प से फिर समझाता हूं। यहां पर ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू वेयर इट हिट द ग्राउंड, दैट इज कॉल्ड रेंज। तो सबसे पहले मैं इसको डिफाइन करता हूं, फिर इसके बाद इसकी मैं डेरिवेशन करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं द मैक्सिमम horizontal distance traveled by a projectile is called range, ठीक हो गया। या आप ये कह सकते हैं द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू वेयर इट हिट द ग्राउंड इज कॉल्ड रेंज, इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो रेंज देखिए स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, तो आपको बताया था हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आपने फाइंड आउट करना हो तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। जब इसको हॉरिजॉन्टल के अलावा देखना हो तो हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी आपने यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर भी एक्स लिखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, एस एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट किस इक्वल है, ये रेंज के, हम इसी को कह रहे हैं ना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, रेंज के इक्वल है, तो ये रेंज आ जाएगी। फिर इसके बाद हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी जो है जिससे इसको थ्रो किया गया है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, इस टाइम जब इस पॉइंट पर बॉडी को हॉरिजॉन्टल थ्रो करते हैं तो उस टाइम उसकी हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी तो है लेकिन बॉडी वर्टिकल तो नहीं जा रहा, तो उस टाइम वी आई वाई क्या होगी, जीरो, क्योंकि सिर्फ एक एक्सिस के बॉडी मूव कर रहा है। तो वी आई एक्स की जगह पर साथ क्या लिखेंगे, cos थीटा। तो ये देखें स्टूडेंट्स ये इसकी वैल्यू आ गई। टी क्या है, टाइम, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमें पहले पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट हमने फाइंड आउट कर लिया है, 2vi sin थीटा ओवर जी। तो 2vi sin थीटा ओवर जी के इक्वल है, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, ये इस 1 में पुट करेंगे तो यहां पर क्या आएगा स्टूडेंट्स, r इज इक्वल टू वी आई एक्स है आपके पास, तो वी आई एक्स कितना है, वी आई cos थीटा मल्टीपल क्या है आपके पास, t,
और टी की वैल्यू कितनी है 2vi sin थीटा ओवर जी। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जिनकी वैल्यूज की कटिंग होती है कटिंग कर लें आप, और जो मल्टीपल हो रहते हैं मल्टीपल कर लो। तो क्या बनेगा, अगर नेक्स्ट स्टेप में देखें तो r इज इक्वल टू, ये vi है ये vi है, इनको मल्टीपल करते हो vi का स्क्वायर बनता है ओवर आपके पास क्या होगा ये g। देखो vi ये vi का स्क्वायर हो गया, ऊपर g लिख दिया, बाकी क्या बच गया 2 बच गया, sin थीटा बच गया और cos थीटा। तो यहां पर मैं लिखता हूं स्टूडेंट्स 2 sin थीटा cos थीटा। क्यों लिखा है यूं, देखिए स्टूडेंट्स इसको इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक फार्मूला बनता है। इसको मैं नेक्स्ट लिखूंगा रेंज में, तो ये मेरे पास बनेगी r रेंज इज इक्वल टू vi का स्क्वायर ओवर g। तो ये स्टूडेंट्स 2 sin थीटा cos थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक इडेंटिटी है, किससे इक्वल होती है sin 2 थीटा की इक्वल होती है। ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके पास 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा के इक्वल होता है। ठीक हो गया। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, फार्मूला है। इसकी जगह पर मैं पुट करता हूं sin 2 थीटा। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं देखता हूं कि मैक्सिमम रेंज, तो मेरे पास मैक्सिमम रेंज क्या होगी। तो स्टूडेंट्स मैक्सिमम रेंज के लिए मैं क्या करता हूं, मैक्सिमम रेंज तभी होगी जब किसी भी प्रोजेक्टाइल को आप 45 के एंगल पर थ्रो करेंगे, तो उस टाइम मैक्सिमम क्या करेगा, वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। कैसे, देखिए स्टूडेंट्स, अगर देखें ये मेरे पास एक फिगर बनाता हूं आपको समझाने के लिए, एक यहां पर फिगर बनाता हूं, एक फिर यहां पर फिगर बनाता हूं, तो 3 फिगर्स बनाकर आपको समझाता हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर एक बॉल है, मैं यहां पर उसको इस एंगल पर थ्रो करता हूं, तो ज्यादा हाइट गेन करेगा, यहां पर फॉल हो जाएगा। ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर जो एंगल है 45 से बड़ा एंगल है, ये 80 है 90 है, तो यहां पर ये हाइट ज्यादा गेन करेगा और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा, रेंज क्या होगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको 45 से कम एंगल पे करता हूं, तो ये जाकर जल्दी हिट कर जाएगा ग्राउंड को। यहां से थ्रो किया और ये 45 से कम एंगल था, यहां पर जाकर हिट करेगा और ये रेंज होगी। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको 45 से लेस भी नहीं करता और 45 से ग्रेटर भी नहीं करता, मैं 45 के एंगल पे करता हूं, तो ये आपके पास क्या करेगा, ये यहां जाकर हिट करेगा, तो ये आप देखेंगे रेंज ज्यादा होगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये ज्यादा कवर करेगा। जब भी किसी भी प्रोजेक्टाइल को आप 45 के एंगल पर आप क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा वो। ठीक हो गया। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर ज्यादा करेगा, तो हम क्या कहेंगे उस टाइम रेंज उसकी क्या है, मैक्सिमम रेंज होगी। यहां पर देखो रेंज कम है, यहां पर भी रेंज कम है, क्योंकि यहां पर एंगल 45 से बड़ा हो गया, यहां पर एंगल 45 से छोटा हो गया, तो दोनों में रेंज कम है। यहां पर 45 के एंगल पर आपने इसको थ्रो किया तो रेंज ज्यादा है, तो मैं ये लिखूंगा फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज क्या होना चाहिए, थीटा कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए, या आप ये भी कह सकते हैं ना कि 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो तब भी क्या कर स्टूडेंट्स क्या होगी, रेंज क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि थीटा यहां पे रहने दें, 2 मल्टीपल हो रहा है, यहां पे डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा एंगल। एक ही बात है ना कि 2 थीटा को 90 पुट करो या थीटा की जगह पर 45 पुट करोगे, 45 मल्टीपल टू 90 बनेगा। अब देखें स्टूडेंट्स, रेंज मैक्सिमम इज इक्वल टू vi का स्क्वायर ओवर g, तो साथ क्या है स्टूडेंट्स, साइन। अब देखें 2 थीटा को हम क्या पुट कर देते हैं 90 डिग्री, या थीटा को 45 पुट करो आप, या 2 थीटा को 90 पुट कर दो, एक ही बात है। तो रेंज मैक्सिमम इज इक्वल टू vi का स्क्वायर ओवर g आ जाएगा, क्योंकि साइन 90 किससे इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो आपके पास vi का स्क्वायर ओवर g, ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ गई, मैक्सिमम रेंज आ गई। अब रेंज और मैक्सिमम रेंज में आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है, इसको देखते हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक रेंज हो, दूसरी क्या हो, मैक्सिमम रेंज हो, एज रेंज इज, क्योंकि रेंज का फार्मूला क्या है, रेंज इज इक्वल टू क्या है आपके पास, चेक करें, रेंज का जो फार्मूला है यहां पर
वी आई का स्क्वायर ओवर जी है, तो साथ क्या है साइन 2 थीटा है। देखिए स्टूडेंट्स रेंज इज इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट्स इस चीज को चेक करें आप, ये जो है ना आपके पास वी आई का स्क्वायर ओवर जी, वी आई का स्क्वायर ओवर जी किससे इक्वल है, मैक्सिमम रेंज के इक्वल है। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, मैक्सिमम रेंज लिख सकते हैं यहां पर आप, इसकी वैल्यू ये किससे इक्वल है मैक्सिमम रेंज के, तो आर मैक्स रेंज साथ क्या लिखेंगे साइन 2 थीटा। ये आपके पास रिलेशन आ गया है रेंज और मैक्सिमम रेंज के बिटवीन, आपस में क्या रिलेशन बनता है, तो वो ये बन गया। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें आपने एक पॉइंट और याद रखना है, रेंज आपके पास कौन से पेयर्स ऑफ द एंगल हैं जिनके ऊपर रेंज क्या होती है इक्वल आती है। स्टूडेंट्स तो याद रखें जिन पेयर्स ऑफ एंगल का सम 90 डिग्री हो तो उन पेयर ऑफ एंगल के ऊपर रेंज क्या होती है सेम आती है। ये आपसे एज अ एमसीक्यूज पेपर में पूछा जा सकता है, तो ये पॉइंट स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि कौन सा पेयर ऑफ एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो तो वहां पर रेंज क्या आएगी सेम आएगी। सपोज आप रेंज फाइंड आउट करें स्टूडेंट्स 30 डिग्री के ऊपर, ठीक हो गया, और 60 डिग्री के ऊपर, तो रेंज आपके पास साइन 30 के ऊपर भी साइन 60 के ऊपर भी, आंसर क्या आएगा सेम। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आप चेक करें कि साइन आपके पास 70 डिग्री हो दूसरा 20 हो, तो 70 और 20 की तो उन दोनों का सम 90 बनता है ना, तो 70 डिग्री पुट करें रेंज के फार्मूले में या 20 पुट करेंगे तो रेंज क्या आएगी सेम। क्लियर। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आपके पास एक 75 डिग्री एंगल हो एक 15 हो, तो 75 और 15 कितना होता है 90, तो उस पर भी चेक करेंगे तो आपके पास रेंज क्या आएगी सेम आएगी। क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स इसमें से मैं एक एग्जांपल आपको समझा देता हूं कि कोई दो एंगल मैं लेता हूं और उन दोनों का सम क्या है 90 है, और प्रूफ करके देता हूं कि उन दो पेयर्स ऑफ एंगल के ऊपर, उन टू पेयर्स ऑफ एंगल के ऊपर रेंज क्या है सेम आती है। ठीक हो गया। ये इसलिए करा रहा हूं ताकि आपके पास पेपर में कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है, कोई चीज आपसे पूछ लेता है इसके रिलेटेड, तो आपको आनी चाहिए। ठीक हो गया। ये अक्सर पेपर में एंट्री टेस्ट के पेपर में, ठीक हो गया, ये पेपर में आया होता है। तो स्टूडेंट्स अब जो है मैं एक पेयर ऑफ एंगल लेता हूं और उसको प्रूफ कर देता हूं कि उस पेयर ऑफ एंगल के ऊपर रेंज क्या आती है सेम आती है। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स मैं यहां पर इस साइड को रेज कर देता हूं मैं, तो यहां पर एक पेयर ऑफ एंगल लेता हूं और प्रूफ करके देता हूं कि इस पेयर ऑफ एंगल के ऊपर रेंज क्या है सेम आती है। ये इसलिए स्टूडेंट्स करा रहा हूं क्योंकि एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाएगा, एनुअल पेपर में आ सकता है, एंट्री टेस्ट के लिए लिहाज से भी ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए स्टूडेंट्स आप इन चीजों को समझें, अंडरस्टैंड करें कि अब जो है मैं आपको क्या कराने लगा हूं कि टू पेयर्स ऑफ एंगल लेता हूं जिनको रेंज क्या आती है सेम। चेक करते हैं। देखिए अब आपके पास देखें स्टूडेंट्स, ये सपोज मेरे पास टू पेयर ऑफ एंगल है, एक 70 है एक 20 डिग्री है। इन टू पेयर ऑफ एंगल पे मैं प्रूफ करता हूं कि रेंज क्या आती है सेम आती है। तो देखिए स्टूडेंट्स रेंज का फार्मूला क्या है वी आई का स्क्वायर ओवर जी और साथ साइन 2 थीटा। ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स एट पहले मैं कौन सा एंगल पुट करता हूं 70 डिग्री, तो आर जो है रेंज आर 70 डिग्री के ऊपर देखते हैं, तो वी आई का स्क्वायर ओवर जी तो साइन ये एट 70 डिग्री, ठीक हो गया, साइन 2 इंटू 70, तो वी आई का स्क्वायर ओवर जी साइन 140। ठीक है। अब जो है वी आई का स्क्वायर ओवर जी इंटू, अब देखिए स्टूडेंट साइन 140 को कैलकुलेटर की हेल्प से करते हैं, तो साइन आपके पास कितना है 140 है, तो स्टूडेंट चेक करते हैं कि आपके पास साइन 140 तो ये कितना आता है 0.64, तो 0.64 आ गया। ठीक है। ये आपके पास रेंज आ गई किस एंगल के ऊपर 70 डिग्री के ऊपर। ठीक हो गया। अब देखें एट थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 20 डिग्री हो, पहले थीटा कितना था 70 डिग्री, अब देखते हैं 20 डिग्री के ऊपर रेंज कितनी आती है, तो आर इज इक्वल टू वी आई का स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा, तो आर रेंज देख रहे हैं 20 डिग्री एंगल के ऊपर, वी आई का स्क्वायर ओवर जी साइन 2 इंटू थीटा की जगह पर 20, तो आपके पास आर 20 डिग्री के ऊपर वी आई का स्क्वायर ओवर जी, अब देखें स्टूडेंट इंटू साइन
2 इंटू 20 40 बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स वी आई का स्क्वायर ओवर जी, ये आपके पास इंटू साइन 40, ठीक है, क्योंकि साइन आपके पास कितना है स्टूडेंट्स, चेक करें, 2 इंटू 20 40 बनता है। तो यहां पर मैं साइन 40 लिखा है मैंने, तो साइन 40 कितना आता है, साइन 40, तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स आता है 0.64, ये भी वही आता है। तो आप चेक करें स्टूडेंट्स, दोनों एंगल्स के ऊपर रेंज क्या है, 20 के ऊपर भी 70 के ऊपर भी आप चेक कर सकते हैं, आंसर क्या आते हैं, सेम। इसी तरह स्टूडेंट्स आप कोई और एंगल भी ले सकते हैं, और पेयर ऑफ एंगल भी ले सकते हैं, जैसा कि आप 60 और 30 ले लें, 75 और 15 ले लें। तो आप चेक करेंगे आपके पास उन पेयर्स ऑफ एंगल के ऊपर जिनका सम 90 डिग्री हो, उन पेयर्स ऑफ एंगल के ऊपर रेंज क्या आती है स्टूडेंट्स, सेम आती है। क्लियर हो गया। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।